हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपीपी री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 12। ये अंतिम रिवीजन है। अंतिम रिवीजन मीन्स इसके बाद कोई पार्ट नहीं आने। एक पार्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, वो है कि 250 क्वेश्चन वाली सीरीज। ये 12-15 पार्ट जाएंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए पार्ट 12 शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 पार्ट ऑलरेडी हमने करा रखा है और 11वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण जी के जीएस के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपीपी री एग्जाम जी के एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2008 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2014 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2015 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2012 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2008 ईस्वी में। एनपीसीआई की स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 20। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 36। उत्तर प्रदेश में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है? इनमें से आपको बताना है कि किसको राज्यपाल नहीं नियुक्त करता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ऑप्शन डी महाधिवक्ता को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। इनमें से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल नहीं नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है आपका 1/4 भाग पर, ऑप्शन बी है 1/2 भाग पर, ऑप्शन सी 1/5 भाग पर, ऑप्शन डी 1/3 भाग पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1/3 भाग पर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी योजना आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को किस मुगल बादशाह ने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी औरंगजेब ने। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1967 ईस्वी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय जो कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है, ये 1967 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एंड देन वन डे अ मेमायर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? ऑप्शन ए शाहरुख खान की, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन शाह की, ऑप्शन सी
करण जौहर की, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नसीरुद्दीन शाह की। एंड देन वन डे अ मेमायर जो है नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी बीपी मंडल, ऑप्शन डी काका साहेब कालेलकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी काका साहेब कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में 1968 ईस्वी वर्ष में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। द नेम यू कैन बैंक अपॉन का नारा निम्नलिखित में से किस बैंक का है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक का, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक का, ऑप्शन डी कैनरा बैंक का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक का। द नेम यू कैन बैंक अपॉन का नारा पंजाब नेशनल बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में बेसल मानक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी बीमा से, ऑप्शन सी बैंकिंग से, ऑप्शन डी सूक्ष्म वित्त से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैंकिंग से। बेसल मानक जो है बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 28 मई 1992 ईस्वी में, ऑप्शन बी 28 मई 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी 28 मई 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी 28 मई 1991 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 28 मई 1990 ईस्वी में। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहलाता है? ऑप्शन ए बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी व्यक्तिगत आय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए हैंस लिपर्से ने, ऑप्शन बी कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन डी हब्बल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैंस लिपर्से ने। दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले हैंस लिपर्से ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें एक तरफ दिया आपका चिकित्सा की शाखा और मानव अंग दूसरी तरफ दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी हृदय से, ऑप्शन बी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पेट व आंत से, ऑप्शन सी है यूरोलॉजी मूत्र तंत्र से, ऑप्शन डी है आपका न्यूरोलॉजी श्वसन तंत्र से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। ये श्वसन तंत्र से नहीं बल्कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र आपको याद रखना है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। बाकी आपका सारा सुमेलित है। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है पेट व आंत से संबंधित है, यूरोलॉजी मूत्र तंत्र से, और न्यूरोलॉजी जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिली में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी फिलीपींस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन को, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी डॉक्टर रंगा राजन को, ऑप्शन डी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए जैन संग्रहालय मथुरा, ऑप्शन बी बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर, ऑप्शन डी राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राज्य संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय इनमें से राज्य संग्रहालय लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? एमआरआई क्या है या एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है, क्योंकि पूर्ण रूप से हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा है, 23 को भी 24 को भी। तो पूर्ण रूप पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो एमआरआई का पूर्ण रूप मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इनमें से आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का पूर्ण रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है पूर्ण रूप से, तो इसमें भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है। जो भी आगे एग्जाम होगा 24 को हो गया 25, और जो 31 को होगा जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। इनमें दिया है नंबर 1 आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, नंबर 3 है भगत सिंह को फांसी, नंबर 4 है गांधी इरविन समझौता। तो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधी हम देख लेते हैं, इसमें आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, हम सब आपको बता देते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा है दोनों दिन 24 और 25 को, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। ये चारों को अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 3 2 1, यानी सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये आपको सारा का सारा 1931 में ही हुआ था, बस मंथ डिफरेंस है, तीनों मार्च में भी है, बस डेट डिफरेंट है, और 1 सितंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी री एग्जाम जीके एमसीक्यू से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 12 हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 11 पार्ट तक कवर किया है, और 11वें पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, यूपी री एग्जाम जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं।
और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 13 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पार्ट 15 तक ही लास्ट रहेगा, हम 15 पार्ट जब तक एग्जाम हो रहे हैं 15 पार्ट तक कवर करेंगे। 15 पार्ट में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आप देख सकते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो रहेगी। आप केवल क्वेश्चन आंसर हमने कराया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।